तो मोदी सत्ता ही होगी। सियासत का यह अनूठा खेल है और इस अनूठे खेल के भीतर सामने वाले को कैसे खामोश किया जा सकता है, यह तमाम एजेंसियों के जरिए बार बार नजर आया है। और आज की तारीख में भी देखें तो तीसरा नोटिस भेजा गया अरविंद केजरीवाल को, तीसरा नोटिस भेजा गया तेजस्वी यादव को, हेमंत सोरेन को 6 नोटिस भेजे जा चुके हैं। और कहते हैं हेमंत सोरेन इसीलिए दिल्ली नहीं आए, जब बैठक थी इंडिया की वो घबरा रहे थे कहीं यहां पर गिरफ्तारी ना हो जाए। और अरविंद केजरीवाल भी पिछली बार चुनाव प्रचार में, उसके बाद विपाशना में, तो अब तारीख 3 तारीख की दी गई है। 3 जनवरी नया साल आपको आना होगा। 5 तारीख दी गई है तेजस्वी यादव की। लेकिन यह सब कुछ तो आप देख रहे हैं, जो नहीं देख रहे हैं वो हकीकत और वो सच शायद मोदी सत्ता के लिए सबसे खतरनाक है। क्योंकि उसे पता है एक ऐसा शख्स है जिसकी अपनी राजनीतिक जमीन इतनी मजबूत है कि उसे हिला डुला पाना उनके लिए मुश्किल है। तो एक ऐसी चाक चौबंद व्यवस्था की गई जिसमें वह शख्स कुछ बोले ही नहीं, और उसको एक ऐसे कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया गया जहां पर वह चुनाव प्रचार के लिए भी ना जाए। जबकि उस शख्स की अपनी राजनीति बहुत साफ बतलाती है, अगर वह चुनाव मैदान में हो तो बीजेपी के वोट कम हो जाएंगे, अगर वो चुनाव मैदान में हो और विपक्ष में किसी पार्टी या फिर गठबंधन के साथ हो तो उसके वोट बढ़ते चले जाएंगे। इस शख्स का नाम, इस इंसान का नाम मायावती है। मायावती की राजनीति को समझने की कोशिश आज कर लीजिए कि उनकी खामोशी से बीजेपी को कितना लाभ है। और अगर वह बोलते हुए सामने आकर खड़ी हो गई और इंडिया ने, यानी इंडिया गठबंधन ने अगर मायावती को अपना चेहरा बना लिया, यानी जिस चेहरे का जिक्र मल्लिकार्जुन खड़गे का करते हुए ममता बनर्जी ने एक तूफान लाया और नीतीश कुमार रूठ कर चले गए, और उसके बाद राहुल को बात करनी पड़ी नीतीश कुमार से, यह सारी छोटी बातें हैं। राजनीति का मिजाज कहता है कि अगर मायावती इंडिया के साथ खड़ी हो गई या इंडिया ने खुले तौर पर यह ऐलान कर दिया कि 2024 में उनकी तरफ से चेहरा प्रधानमंत्री का मायावती का ही होगा, तो एक झटके में बीजेपी की वो तमाम एजेंसियां जो नजर आ रही है इस वक्त, उनकी हरकत, उनकी सक्रियता मायावती के चौखट पर आकर खड़ी हो जाएगी। तो क्या यही मजबूरी है? हो सकता है। या दूसरी मजबूरी है कि मायावती को अभी लग नहीं रहा है कि जो विपक्ष का गठबंधन इंडिया के नाम से बनकर खड़ा हुआ है वह चुनाव जीत सकता है। हो सकता है चुनाव के वक्त आते आते परिस्थितियां ऐसी पलट जाए जहां मायावती इंडिया का चेहरा हो जाए। लेकिन यह सवाल क्यों उछाला जा रहा है? क्योंकि 10% वोट बढ़ाने का जिक्र बीजेपी कर रही है, और जहां उसे पता है पिछली बार उसको तकरीबन 23 करोड़ वोट मिले थे, और उसके बाद जो नीचे जो शख्स खड़ा था वह कांग्रेस थी, उसे सिर्फ 12 करोड़ वोट मिले थे। तो इतना बड़ा गैप के बावजूद भी मायावती की मौजूदगी क्या कोई असर ला सकती है? एक हकीकत तो समझ लीजिए, इस देश के भीतर का मुस्लिम, जिसे बीजेपी अपना वोट या वोटर मानती ही नहीं है, कहीं भी जीतती है वो बीजेपी मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा नहीं करती है। और छत्रपों के साथ मुस्लिम वोट बैंक जहां जहां जुड़ा वहां पर छत्रपों के वोट बैंक बढ़े जरूर, लेकिन वह बीजेपी को मात देने की स्थिति में आ नहीं पाई। और मुस्लिम जब भारत की राजनीति में हाशिए पर है तब उसे एक ऐसा विकल्प चाहिए जो मौजूदा बीजेपी सत्ता को हरा सके। तो क्या वाकई मायावती वो चेहरा है? और ध्यान दीजिए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में सिमटी हुई मायावती जब जब सत्ता में आई तो मुसलमान उनके साथ खड़ा था, उस दौर में ब्राह्मण भी उनके साथ आकर खड़ा हो गया। और पिछले चुनाव में जब समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन उत्तर प्रदेश में हुआ तो मायावती 10 सीट जीत गई, और उसके बाद समाजवादी पार्टी को सिर्फ 5 सीट मिली। समाजवादी पार्टी ने कहा कि वोट का ट्रांसफर नहीं किया गया या नहीं हुआ, और यह सबको पता है कि समाजवादी पार्टी का जो अपना वोट बैंक यादव वोट बैंक है उसके साथ दूसरे ऐसी जातियां खड़े होने से कुछ हद तक अब घबराती रही, जिसमें उसे लगता था कि एक दबंग जाति के साथ वो अगर खड़े होंगे भी तो भी उन्हें आने वाले वक्त में सामाजिक आर्थिक लाभ मिल नहीं पाएगा। तो क्या यही वजह रही कि जैसे ही जिक्र इस बात का शुरू हुआ कि मायावती को इंडिया में लाया जाए या इंडिया में मायावती का चेहरा बनाया जाए तो अखिलेश यादव रूठ गए और कहने लगे हम बाहर हो जाएंगे? सवाल हम बाहर हो जाएंगे या नहीं होंगे इसका बिल्कुल नहीं है।
सवाल उसके आगे की लकीर का है, एक ऐसी लकीर जिसमें अगर वोट के लिहाज से भी परखना शुरू कीजिए और पिछले विधानसभा चुनाव जो 5 राज्यों में हुए उसमें ध्यान दीजिए तो समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों इंडिया के साथ थी। इन जगहों पर जहां पर ये दोनों राजनीतिक तौर पर सक्रिय हुए, अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए सक्रिय हुए, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी, उन जगहों पर बीएसपी के उम्मीदवार भी थे, यानी बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार भी थे। और वहां पर प्रचार करने के लिए मायावती नहीं गई। यहां से कोई कद्दावर नेता दिल्ली या लखनऊ से नहीं गया। वो कैंडिडेट के पास सिर्फ चुनाव चिन्ह था और अपना नाम था। इसके अलावे कुछ भी नहीं था चुनाव प्रचार को लेकर। और उस दौर में भी अगर एवरेज निकालिएगा तो 3.5% वोट बीएसपी को मिलते हैं, जबकि दूसरी तरफ अगर समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों को जोड़ भी दीजिए तो भी वह 1% वोट तक ही इन तीनों राज्यों में पहुंच पाता है। तो बीएसपी अगर सक्रिय हो जाए तो क्या होगा, और दूसरे राजनीतिक दल अगर सक्रिय होते हैं तो वो किसका वोट काटते हैं। तो पहली बात इसी को लेकर जाहिर है, इंडिया के भीतर से कोई आमने सामने होगा तो वोट आमने सामने के ही कटेंगे, बीजेपी को इसका लाभ मिलेगा। और बीजेपी चाहती है कि आम आदमी पार्टी मैदान में रहे, खासतौर से हिंदी पट्टी में, जहां पर अब उसको जीत ही चाहिए, क्योंकि वह एक पराकाष्ठा पर है। जहां हाई पॉइंट कहते हैं वहां बीजेपी पहुंची है और वहां एक भी सीट गंवाना अब उसके लिए घातक है और वो हाईएस्ट पॉइंट पर है। तो सामने अगर कांग्रेस खड़ी है जो राज्य दर राज्य उसका परिणाम हार का ही रहा है और वहां पर जीत की कोई गुंजाइश हो ही नहीं, तो इंडिया के भीतर से चाहे वो कहीं पर आम आदमी पार्टी हो, कहीं समाजवादी पार्टी हो, लेकिन यह सवाल कोई भी पूछ सकता है, अगर ये तीनों मिलकर लड़ते तो क्या होता। मिलकर लड़ते अगर मैथमेटिक्स के लिहाज से समझिएगा तो भी हार ही मिलती, क्योंकि परसेंटेज ऑफ वोट अगर 0.5%, 0.35%, 0.75% इससे ज्यादा नहीं है, यानी 1% से भी कम का वोट बैंक इन पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा है तो, और दूसरी तरफ अगर मायावती सक्रिय होती है बीएसपी को लेकर राजनीतिक तौर पर तो 6% एवरेज वोट राजस्थान में भी आते, मध्य प्रदेश में भी आते, छत्तीसगढ़ में भी आते, जो एक लिहाज से आधे हैं। और अगर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को भी परख लीजिए, उस दौर में भी मायावती प्रचार के लिए नहीं निकली, जबकि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रह चुकी है। सक्रियता उनकी उत्तर प्रदेश में बाखूबी है, हर कोई जानता है राजनीतिक प्रयोग वहीं पर हुआ, लेकिन उनका अपना वोट जो 10-11% जाटा वोट बैंक था वो साथ ही रहा, वो नहीं डगमगाया। उसके बाद जो बाकी दलित जातियां हैं वह वोट ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के पास चला गया, बिल्कुल नहीं, वह बीजेपी के पास चला गया। लेकिन मायावती जब खड़ी होती है, सक्रिय होती है, तो दलित वोट बिल्कुल नहीं जाएगा बीजेपी के पास। अब यहां से दूसरा सवाल खड़ा होता है, इस देश के भीतर में अगर मुस्लिम गारंटी है वो एंटी मोदी जाएगा, एंटी बीजेपी जाएगा, तो दूसरी तरफ दलित जातियों के भीतर अभी भी एक ही चेहरा और एक ही पार्टी रेंगती है, वो मायावती और बीएसपी है। अगर इन दोनों के वोट को आप मिला देते हैं तो इस देश के भीतर 30% वोट पर तो साफ मोहर लग जाती है। और इस देश के भीतर में तकरीबन 122 सीट ऐसी है जहां पे शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम वोट दोनों जो मिलता है वह 30% से ज्यादा हो जाता है, 40% तक पहुंच जाता है। और उसमें सिर्फ एक तड़का उस इंडिया का ही तो लगाना है जो ओबीसी की राजनीति कर रही है, वो कांग्रेस जो पहले अपर कास्ट से जुड़ी थी लेकिन छिटक गए उसके साथ भी अपर कास्ट, क्योंकि हिंदूवादी पार्टी के तौर पर बीजेपी ने अपने आप को खड़ा कर लिया। तो क्या राजनीति का एक ऐसा चरम है जिसमें सामने वाले शख्स जो सबसे ज्यादा घातक हो सकता है चुनावी मैदान में उसे खामोश करा दो। और यही वो खामोशी है जो बीजेपी को खड़ा किए हुए है। और बीएसपी इस दौर में कुछ भी नहीं बोलती है। अपने भतीजे को बीएसपी सौंप कर क्या मायावती संन्यास ले रही है? बिल्कुल नहीं। वो मौजूदा वक्त के राजनीतिक मिजाज को समझती हैं। वो इंतजार कर रही है मार्च के महीने तक का। राजनीतिक तौर पर इस देश की धड़कनें किस रूप में धड़कती है, इंडिया खुद को धड़का पाने की स्थिति में आती है या नहीं आती है, इनके साथ इस देश के भीतर अलग अलग जगहों पर फैली हुई जो समाजवादी पार्टी और अगर बीएसपी की तुलना आप करें तो इस रूप में कर लीजिए कि समाजवादी पार्टी को 2019 के लोकसभा चुनाव में कुल वोट जो मिले थे वह 1,56,00,000 थे। उसमें से 1,55,00,000 उसे उत्तर प्रदेश में मिले थे, 1,00,000 वोट ही उसे बाहर से मिला था। लेकिन दूसरी तरफ बीएसपी जिसको 2,22,00,000 वोट
देश भर में मिलते हैं 2019 के चुनाव में, उसमें से उत्तर प्रदेश में उसको समाजवादी पार्टी की तुलना में तकरीबन 10 लाख 11 लाख वोट ज्यादा मिलता है। समाजवादी पार्टी को मिला 1,55,00,000, उसे मिलता है 1,66,00,000, यानी 56 लाख वोट उसको देश के अलग अलग हिस्सों से मिलते हैं। और इस देश का सच यह है कि इस देश में अगर टॉप 10 पार्टियों को छोड़ दीजिए तो 11वीं पार्टी 50 लाख वोट भी नहीं पा पाती है। आप सोचेंगे कैसे? सीपीआई तक को 35 लाख वोट मिलते हैं, आरजेडी को 66 लाख वोट मिले थे, आम आदमी पार्टी को 27 लाख वोट मिले थे, जो टीआरएस या बीआरएस जो तेलंगाना में सक्रिय है उसको 77 लाख वोट मिले थे। लेकिन अब तो वहां कांग्रेस जीत गई। और आज ही एक्सी वोटर का जो सर्वे निकल कर आया उसने बहुत साफ तौर पर बतलाया कि अब बीआरएस की वो तमाम सीट जो पिछले चुनाव में वो जीती थी, इस बार वह जीत नहीं पाएगी, उसको कांग्रेस जीत ले जाएगी। सवाल यहां कांग्रेस की जीत के साथ कुछ और सामाजिक ताने बाने का वो तड़का चाहिए जो राजनीतिक तौर पर जीत की मुहर लगा दे। और इसीलिए अगर 2019 को आप परखना शुरू करेंगे तो ध्यान दीजिए 22,90,00,000 वोट बीजेपी को मिलते हैं, कांग्रेस को मिलते हैं 11,94,00,000। दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर मायावती है, दूसरे नंबर पर ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी जिसको तकरीबन 2.5 करोड़ के लगभग वोट मिलते हैं। वो पूरे नॉर्थ ईस्ट में अलग अलग जगहों पर अपने उम्मीदवारों को खड़ा करती है। कुछ उम्मीदवार वह झारखंड में खड़ा करती है और बाकी उन्होंने वेस्ट बंगाल में खड़ा किया तो उनको ज्यादातर वोट वही मिलते हैं और उसमें से लगभग 98% वोट बंगाल में मिलते हैं। तीसरे नंबर पर कौन सी पार्टी है? तीसरे नंबर पर मायावती का नंबर आता है जिनको 2,22,00,000 वोट मिले। तो आपके जहन में सवाल होगा बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टी मायावती से भी कमजोर है, चाहे वो अपने अपने राज्य में छत्रप के तौर पर क्यों ना हो। तो सवाल राज्यों के चुनाव का नहीं, अब लोकसभा के चुनाव का है। इस देश भर में फैले हुए दलित समुदाय का है। मायावती और मायावती से पहले कांशीराम ने जो राजनीतिक प्रयोग किए वो निकले पंजाब से, असर उसने उत्तर प्रदेश में दिखाया। और सवाल यह भी है कि जब कमंडल के आसरे अब बीजेपी 2024 में अपना भगवा लहराने की सोच रही है, तब इस देश के भीतर मंडल की राजनीति से निकले हुए राजनीतिक दल, चाहे वो आरजेडी हो या समाजवादी पार्टी हो, उन पर भारी देश के नजरिए से हर हाल में मायावती पड़ेंगी। और मायावती एक ऐसे चेहरे के तौर पर है जो भारत की राजनीति में जिस दिन प्रधानमंत्री बन गई उसके बाद आप उन्हें हटा नहीं सकते हैं। सियासत की इस परिस्थिति को जरा समझने की कोशिश आज कर लीजिए, क्योंकि जब हम जिक्र करते हैं तो डीएमके जैसी पार्टी को भी 1,46,00,000 वोट मिलते हैं। जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार लगभग 90 लाख वोट मिले थे, लेकिन बीजेपी के साथ खड़ी थी तब मिले थे। एनसीपी 85 लाख वोट मिले थे, लेकिन अब वह टूट चुकी है। शिवसेना 1.25 करोड़ वोट मिले थे, लेकिन अब वह टूट चुकी है। सीपीएम 1 करोड़ के लगभग वोट मिले थे, लेकिन अब उसकी स्थिति पश्चिम बंगाल में नगण्य है और केरल में वो कमजोर हो चली है। आम आदमी पार्टी का हमने जिक्र किया, सिर्फ 27 लाख वोट मिले थे। इसके अलावे जो 3 अलग अलग छत्रप हैं, यह भी समझिए कि इस राजनीति के तालमेल को बैठाने के लिए बीजेपी किस तरीके से मायावती को जकड़ती है या अपने साथ आने वाले किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जकड़ती है, जिससे इस देश के भीतर में मुस्लिम और शेड्यूल कास्ट का कॉम्बिनेशन ना बन सके। ध्यान दीजिए, मायावती ने दानिश अली को निकाल दिया। और ध्यान दीजिए, जेडीएस जब बीजेपी के साथ देवगौड़ा की पार्टी खड़ी हुई तो उन्होंने सीएम इब्राहिम को निकाल दिया। राजनीतिक तौर पर अपने मैसेज पर बीजेपी अडिग रहना चाहती है। कोई उसके साथ आए तो अपनी राजनीतिक जमीन को बचाने के लिए आए, और बचाने का मतलब यह नहीं होता है कि राजनीतिक जमीन आपकी बन जाएगी। मायावती को वो साथ ला नहीं सकते हैं, मायावती उनके साथ जा नहीं सकती है, तो मायावती को न्यूट्रलाइज कर दिया गया। खामोश रहिए। और यह प्रक्रिया आप कह सकते हैं आय से ज्यादा संपत्ति का मामला है क्या?